वेलकम स्टूडेंट्स इन फिजिक्स सीरीज़। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का पार्ट 2। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा सूक्ष्मदर्शी होता है जिसमें दो लेंस के सेट होते हैं। एक लेंस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है और एक लेंस को नेत्रक कहा जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो आई पीस जिसको नेत्रक कहते हैं, जिसके वहाँ पे हम लोग अपना आँख को लगाकर देखते हैं और ऑब्जेक्टिव्स के नीचे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, वहाँ पे वो वस्तु जूम होकर दिखता है। तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो 4x 10x 14x और 100x ऑप्टिकल जूम होता है, जबकि आई लेंस जो होता है वो 10x जूम होता है। यानी कि जो भी, जैसे मान लो कि ऑब्जेक्टिव लेंस अगर 4x जूम है तो आई लेंस उसको 10 से मल्टीप्लाइड कर दे यानी 40x जूम बन जाएगा। अगर वो 10x है ऑब्जेक्टिव तो आई लेंस उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देगा तो यानी 100x जूम हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही बड़ा कर देता है कोई भी छोटा से छोटा ऑब्जेक्ट को यौगिक सूक्ष्मदर्शी। तो ये है यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसमें दो लेंस होंगे, एक ऑब्जेक्टिव होंगे और एक आई पीस होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तब परिणामी रंग होगा। यानी कि लाल, हरा और नीला रंग को अगर मिला दिया जाए तो कौन सा कलर प्राप्त होगा। तो हमें सफ़ेद कलर प्राप्त होगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाया, देख सकते हैं हम। सेकेंड वाले पिक्चर में देख सकते हैं एडिक्टिव लाइट जो दिया गया है, इसमें ग्रीन, ब्लू और रेड को मिक्स करने पर जो सबसे सेंटर में आपको वाइट कलर दिख रहा होगा। अब तीनों कलर को मिलाया जाता है तो कौन सा कलर फॉर्म होता है, वाइट कलर। उस तरह से यहाँ पे मैंने दो पिक्चर लगा दिया है। जैसे रेड और ग्रीन को मिलाने पर क्या फॉर्म हो रहा है, येलो फॉर्म हो रहा है। ब्लू और रेड को मिलाने पर क्या फॉर्म हो रहा है, तो मैजेंटा फॉर्म हो रहा है। ग्रीन और ब्लू को मिलाने पर क्या फॉर्म हो रहा है, क्यान कलर फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इससे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है, आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित किया जाता है। आँख में, अब पता होगा आपने आई पार्ट्स पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो उसमें आँख के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो आँख का वो कौन ऐसा भाग है जो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो है आइरिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं आइरिस क्या होता है। जैसे यहाँ पे आई दिख रहा होगा, ये ग्रीन पार्ट हल्का ग्रीनिश टाइप का जो दिख रहा है आपका सर्कल, वाइट में जो ग्रीनिश दिख रहा है वो आइरिस है। और आइरिस के जो सेंटर में जो डार्क सर्कल बना हुआ है छोटा सा, वो प्यूपिल होता है। तो आइरिस ही क्या करता है, प्रकाश, जो भी प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा चौथा क्वेश्चन है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है। तो समुद्र नीला दिखाई देने का कारण है आकाश का परावर्तन तथा जल कणों के प्रकीर्णन। इन दोनों की वजह से समुद्र नीला दिखाई देता है। अब यहाँ जान लेते हैं कि ओशियन, आखिर ये प्रकीर्णन होता है तो ठीक है, और भी कलर का तो प्रकीर्णन हो सकता था, बट फिर भी नीला ही क्यों दिखाई देता है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे कि आपको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं, तो रेड, ऑरेंज, येलो, जिसका वेवलेंथ थोड़ा ज़्यादा होता है, लंबा होता है, उसको ओशियन वाटर क्या कर लेता है कि ऑब्जर्व कर लेता है। लेकिन ब्लू जो रेज होता है उसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है। तो करता है क्या है, लाइट, जैसी लाइट्स ओशियन पे आता है तो ये सब लाइट एब्जॉर्व हो जाता है और ब्लू लाइट जो होता है ना वो रिटर्न हो जाता है, जिसकी वजह से समुद्र नीला दिखाई देता है। तो ये है प्रकाश, आकाश, जल के कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन। यानी कि कौन सा प्रकाश का प्रकीर्णन करता है, जल। तो समुद्र का जल जो है नीले कलर के प्रकाश का प्रकीर्णन ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से समुद्र नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात है प्रकीर्णन की, तो प्रकीर्णन होता क्या है उसको भी जान लेते हैं। तो हमारे चारों तरफ वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैस हैं, कण हैं। तो जब सूर्य का प्रकाश इन कणों पर पड़ता है तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, सूर्य के प्रकाश के किरणों का इधर उधर फैल जाना, किसी कण पे पड़ने के बाद फैल जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये थे समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, इसका वजह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है। अभी मैंने पूछा कि समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, मैंने पूछ रहा हूँ कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका भी वजह वही है, प्रकीर्णन। कारण सेम है जैसा कि समुद्र वाला में है, वही वाला बात यहाँ भी है कि सूर्य के प्रकाश में 7 कलर्स होते हैं, लेकिन सबका वेवलेंथ तो ज़्यादा होता है, लेकिन जो नीला कलर होता है उसका वेवलेंथ कम होता है, तो ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, फैल जाता है, चित्रा जाता है। सूर्य का कण, जब जैसे पता होगा वायुमंडल में बहुत सारे धूल के कण होते हैं तो उस पर पड़ने के बाद वो क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसकी वजह से आकाश नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पे बात आई है प्रकीर्णन की, तो आप मैंने पहले ही बता दिया अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है तो इसके बारे में बता दूँ। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो परावर्तन कहलाती है।
और प्रकीर्णन की मैंने तो बता ही दिया। विक्षेपण क्या होता है तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो 7 रंगों से बना होता है, या कोई भी प्रकाश 7 रंगों से बना होता है, सफ़ेद प्रकाश जो दिखता है। जब वो 7 रंगों में टूट जाता है तो इस घटना को ही विक्षेपण कहते हैं। इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छठा क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है। तो इंद्रधनुष बढ़ने के लिए परिक्षेपण यानी डिस्पर्सन, अभी जो मैंने डिस्कस किया था, जिसमें कि क्या होता है कि कोई भी व्हाइट लाइट जो है टोटल 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अपवर्तन भी जिम्मेदार है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी जिम्मेदार है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का मैंने डिटेल्स में डिस्कस पिछले वीडियो में किया था, जो फिजिक्स का मैंने पिछले वीडियो बनाया था फर्स्ट पार्ट, उसमें मैंने अच्छा से डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो इसके बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। तो इंद्रधनुष के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो इंद्रधनुष के 2 प्रकार होते हैं, एक है प्राइमरी रेनबो और एक है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो में देख सकते हैं कि सिर्फ सिंगल रेनबो बनता है, और सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है कि एक रेनबो नीचे होता है और एक रेनबो ऊपर की तरफ होता है। नीचे वाला रेनबो थोड़ा ज़्यादा ब्राइटर होता है, जबकि ऊपर वाला रेनबो उतना चमकदार नहीं होता है। नीचे वाले रेनबो में क्या होता है कि रेड कलर जो होता है सबसे ऊपर होता है और जो वायलेट होता है वो सबसे नीचे होता है, जबकि सेकेंडरी रेनबो जो कि ऊपर है उसमें उल्टा हो जाता है, उसमें जो है रेड नीचे हो जाता है और वायलेट ऊपर की तरफ हो जाता है, देख सकते हैं पिक्चर में। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग की पट्टी बाहर की ओर तथा नीला रंग, पीला, हरा, नीला इत्यादि पट्टी अंदर की ओर होती है, और अंत में सबसे अंत में कौन सी पट्टी होती है, बैंगनी की पट्टी होती है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है कि देख सकते हैं पिक्चर में कि प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है, ठीक है, रिफ्रैक्शन, और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है कि इसमें प्रकाश की जो जैसे कि प्राथमिक इंद्रधनुष में नीले रंग की पट्टी नीचे की ओर थी, इसमें उल्टा हो जाता है। नीले रंग की पट्टी मैं बोल रहा हूँ, बैंगनी रंग की पट्टी जो नीचे की तरफ थी वो क्या हो जाएगी, सबसे ऊपर की तरफ हो जाएगी, और लाल रंग की पट्टी जो उसकी सबसे बाहर में थी जिस प्राथमिक इंद्रधनुष में, वो नीचे की ओर हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इसके बारे में मैंने और भी डिटेल्स से डिस्कस किया हूँ, इस नेक्स्ट स्लाइड में उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्राथमिक रेनबो की मैंने डिस्कस जो डिटेल्स की चर्चा के लिए मैंने यहाँ पे तस्वीर लगा दी। यहाँ पे आप स्पष्ट देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 1 में क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, सन का जो रे ऑफ लाइट है वो एंट्री कर रहा है, ठीक है। तो एंट्री कर रहा है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 7 कलर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। फिर वो बेंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि एयर जो था रेयर मीडियम था, और वाटर का जो ड्रॉपलेट है वो क्या है, डेंसर मीडियम है। तो आपको पता होगा रिफ्रैक्शन जब होता है तो जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाता है तो वो क्या हो जाता है, बेंड करता है। तो यहाँ पे बेंड हुआ है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर से पॉइंट नंबर 2 में क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, पॉइंट नंबर 3 में देख सकते हैं फिर से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो रिफ्रैक्शन हो रहा है तो इस बार क्या हो रहा है, डेंसर से रेयर की तरफ जा रहा है, तो क्या हो रहा है, और डिफ्लेक्ट हो रहा है रे ऑफ लाइट। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जो रे ऑफ लाइट है उसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, आपको पता होगा, तो वो कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, और जबकि वायलेट जो है जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। तो देख सकते हैं 42 डिग्री का एंगल बन रहा है रेड के बीच में, और वायलेट के बीच में कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 40 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये कहानी होता है, यानी कि आपको याद रखना होगा कि जो प्राइमरी रेनबो होता है यानी प्राथमिक रेनबो होता है उसमें रेड कलर जो होता है ना वो कितना डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, 42 डिग्री का, जबकि वायलेट कितना डिग्री का फॉर्म करता है, 40 डिग्री का। इसमें कितने बार ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो प्राइमरी रेनबो होता है उसमें कितना बार रिफ्रैक्शन और कितना बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 3 पे देख सकते हैं, और पॉइंट नंबर 2 पे क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी 2 बार रिफ्लेक्शन और 1 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये मैंने तस्वीर लगाई है सेकेंडरी रेनबो की। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकेंडरी रेनबो होता है ना उसमें जो रेड कलर होता है उसमें जो एंगल फॉर्म करता है वो 51 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, ठीक है। तो यहाँ पे तस्वीर में आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, जो वायलेट होता है वो 53 डिग्री का फॉर्म करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि वायलेट रे जो होता है ना सेकेंडरी रेनबो में वो ऊपर चला जाता है और रेड कहाँ चला आता है, नीचे चला आता है। तो जिसकी वजह से रेड वाला जो है कम एंगल फॉर्म करता है और वायलेट वाला ज़्यादा एंगल फॉर्म करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, जब एक उत्तल लेंस को एक द्रव जिसका अपवर्तनांक सूचकांक लेंस के अपवर्तनांक सूचकांक के बराबर होता है में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकल लंबाई क्या होगी, यानी फोकस दूरी क्या होगी। यानी कि उत्तल लेंस का जितना अपवर्तनांक है उतना ही अपवर्तनांक उस द्रव का भी होना चाहिए, तब फोकल लेंथ जो होगा उत्तल लेंस का वो कितना हो जाएगा। तो उत्तल लेंस का फोकल लेंथ हो जाएगा अनंत। कैसे हो जाएगा, तो ये रहा फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू होता है म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, एयर के लिए वाटर के लिए है, और
वन इज़ फॉर लेंस एंड सेकेंड इज़ फॉर सराउंडिंग। तो तीसरे वाले फार्मूला के अनुसार अगर रखा जाएगा तो आपको पता होगा कि μ1 में से μ1 μ2 घटाएंगे, यानी कि दोनों का जब अपवर्तनांक सेम होगा तो दोनों को जब घटाया जाएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, यानी 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। इस तरह से अगर आप f फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। तो इस तरह से जब उत्तल लेंस को एक द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक उत्तल लेंस के अपवर्तनांक के बराबर होगा तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, अनंत हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है, जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी, तभी मैं फार्मूला को डिस्कस किया, उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। हम देखते हैं कि इसको कैसे फाइंड करेंगे। इसको फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है फोकल लेंथ फाइंड करने का कि 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। म्यू का यहाँ पे मीनिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, यानी कि लेंस का जो अपवर्तनांक होगा और मीडियम का जो अपवर्तनांक होगा दोनों को डिवाइड करना होगा, तब हमें क्या फाइंड होगा, म्यू फाइंड होगा। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में एक लेंस गिवन है और एक वाटर गिवन है। तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5 और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.3। अगर हमको म्यू फाइंड करना है तो दोनों को डिवाइड करेंगे, 1.5 को 1.3 से अगर डिवाइड करें तो आएगा हमें 1.15। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इनिशियल फोकल लेंथ फाइंड करेंगे लेंस का। तो इनिशियल फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हमें म्यू की जगह जो लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसी को रखना होगा। तो यहाँ पे हम म्यू की जगह क्या रखेंगे, 1.5। तो 1.5 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 1/r1 माइनस 1/r2 आएगा। अब सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे कि जो अभी जो हमको म्यू का जो वैल्यू आया था दोनों को डिवाइड करने पर उसको हम रखेंगे। तो देख सकते हैं कि जो हमारा नया वाला जो फोकल लेंथ है 1/f जो होगा वो बड़ा आएगा 1/f डैश से। क्यों बड़ा आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं 1.5 से अगर 1 माइनस करोगे तो आएगा 0.5 और 1.15 से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 0.15, जो कि 0.5 क्या है, ग्रेटर है। इस तरह से ये दोनों फ्रैक्शन में है, अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा एफ डैश है वो बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं कि जब पानी में लेंस को डुबाया जाता है तो उसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता क्या हो जाती है। जब एक उत्तल लेंस को पानी में डुबाया जाता है तो आपको पता होगा कि फोकल लेंथ बढ़ जाती है, और आपको फॉर्मूला पता होगा लेंस की क्षमता का, जब फोकल लेंथ बढ़ेगी तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है पावर ऑफ लेंस का 1/f मीटर में। तो ये फार्मूला की वजह से क्या हो जाएगी, इसकी क्षमता जो है घट जाएगी, क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाती है पानी में डुबाने की वजह से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है, यानी कि जो जिसका आंख खराब उसके आंख में लगाया जाता है, किस हिस्से को लगाया जाता है आंख का, तो ये लगाया जाता है कॉर्निया। तो यही तस्वीर कॉर्निया की जो आप देख सकते हैं, जो व्हाइट पार्ट होता है वही कॉर्निया होता है, इसी को क्या किया जाता है, प्रत्यारोपित किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, बाय।